हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल है, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम आज करने वाले हैं क्लास 11th का ग्रेविटेशन के बारे में। तो दोस्तों, ग्रेविटेशन मतलब आपको सवाल आ रहा है कि ग्रेविटेशन क्या है भाई, ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटी ग्रेविटी हर जगह पर हमको सुनाई देता है, ये ग्रेविटी की वजह से हुआ है, ये नीचे ग्रेविटी। तो सवाल आता होगा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है। दोस्तों, आपके मन में हर वक्त एक सवाल आता होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ को मैं यहाँ से चीज़ को ऊपर से नीचे फेंक दिया, ये नीचे की तरफ ही क्यों गया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। कोई भी चीज़ हम लोग जब फेंकते हैं वो हर वक्त नीचे ही क्यों आता है, अगर आता है तो हर चीज़ क्यों नहीं आती। जैसे कि अभी देखो, मान लो कोई चीज़ को फेंका मैं तो नीचे की तरफ चले गया। तो ऐसे अगर यार कुछ खींचता है अपनी तरफ, हम मान लीजिए यार कुछ खींचता है मान लेते, तो जो मून है, मून को क्यों खींच नहीं लेते अपनी तरफ। ऊपर तो आसमान में स्टार दिख रहे, तो स्टार को क्यों नहीं खींच लेते अपनी तरफ क्यों नहीं देते। तो यही सब सवाल आता है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है यूनिवर्स में। ग्रेविटेशन का सिंपली जान लो, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या ऊपर क्या करता है, एक तो अट्रैक्शन डालता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा, ठीक है, विदाउट मास का नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो दूसरा किसी मासिव ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है। यही इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशन। तो सवाल आता है यहाँ पे, ग्रेविटेशन और जो ग्रेविटी है वो दोनों से चीज सेम है क्या। ग्रेविटी क्या है फिर, ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटेशन का एक ठो स्पेशल केस है, जिसकी अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को क्या बोला, ग्रेविटेशन क्या बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है। अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, उसके सरफेस या सरफेस के आसपास जो भी चीज़ है वो क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। तो सिंपली उसको क्या बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है दोस्तों। तो इसे ग्रेविटी ग्रेविटेशन ग्रेविटी ग्रेविटेशन आ रहा है, तो ये पहले आया है, आइडिया कहाँ से आया। तो माना जाता है, आप लोग को सबको स्टोरी पता ही होगा, जो हमारे थे न्यूटन। न्यूटन थे 1665 में। उन 1665 में ईयर में क्या हुआ था, मान लेते माना जाता है कि एक तो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पे गिरा, और तब उनके दिमाग में चमका, बत्ती जला कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं किया गिरने के बाद। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, ये ग्रेविटेशन। तो वही बताए थे। तो मेरे दिमाग में भाई एक सवाल आ रहा है कि ये न्यूटन बाबा जो थे, उनके ऊपर जो एप्पल गिरा उससे पहले वो हगने भी तो जाते थे, वहां पे भी तो कुछ चीजें नीचे गिरता था, ये सुसु भी तो करते थे, तब भी तो कुछ चीजें नीचे गिरता था। तब उनके दिमाग में आइडिया नहीं, पता नहीं ये एप्पल का कॉन्सेप्ट। खैर छोड़ो, हमको पता उससे कुछ लेन देन नहीं है, हमको ग्रेविटेशन का लॉ मिल गया, उसी से हम लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये जो न्यूटन का लॉ मिल गया ग्रेविटेशन की, बहुत सारी चीज ईजी हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए ईजी हो गया। अगर तब न्यूटन बाबा ने ये आइडिया नहीं दिया होता तो आज भी हमको पता नहीं चलता कि ये भाई ऊपर से हर चीज नीचे क्यों गिरता है। तो न्यूटन जो अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, तो कॉन्सेप्ट डेवलप करके एक तो थीसिस थे जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिंपली क्या बोले, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन बाबा ने सिंपली क्या बोला, जो ग्रेविटेशन का लॉ है, अब लोग मान लो कोई भी चीज है जिसका मास है, दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जिसका मास है, हम लोग मास लेते हैं m1 एंड m2 है। तो इन दोनों के अंदर के जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन सिंपली अट्रैक्शन ही होता है। तो यहाँ पे इनका जो अंदर जो अट्रैक्शन रहेगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो रहा है तो मान लो वहां पे क्या होगा, उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। अभी बोलोगे कोई अभी मास ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है कि हर यार हमको क्यों खींच के रखते हैं। अभी ये देखो, ये चीज ये एक टू मार करे, ये एक टू मार करे, तो इनके बीच इनका भी तो मास है ना। तो इनका मास है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज भी ले रहा हूँ, ठीक है, इनका अगर मास हुआ तो इनके अंदर भी अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन होकर क्या एक दूसरे से मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे, जब तक मैं इसको नहीं मिला रहे, मिल नहीं रहे। तो यहाँ पे ऐसे अट्रैक्शन होकर मिल तो नहीं रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है वो मास डिपेंडेंट नहीं है। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। तो उस कंपैरिजन से ये क्या है, इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ग्रेविटेशन पावर ऐसे मास डिपेंडेंट है, तो हेवी मास होने से हमको वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे और क्या चीज बोले वहाँ पे, देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली मतलब अगर डिस्टेंस जितना बढ़ते बढ़ते जाएगा उतना क्या होगा, फोर्स घटेगा। अगर डिस्टेंस घटते गया तो फोर्स बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग हर चीज़ में क्या होता है, हर चीज़ हम लोग, अगर तुम 12th क्लास का मैग्नेटो स्टडीज देखो, कोई भी चीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे होता है, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। ऐसे जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फोर्स उतना घटते जाएगा, हर केस में होता है। अभी देखो, जैसे तुम सिंपली अपना ये आजकल का जो चल रहा है ना ट्रू लव का, तो ऐसे ले लोगे किसी बंदा या किसी बंदी के अंदर, उनके अंदर अंदर अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर प्यार घटता जाएगा कि नहीं,
हाँ, अगर किसी का ट्रू लव है तो वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई ट्रू लव का उनका अलग ही सीन है, नहीं बनी मिले होगा, वो नहीं बोल सकते। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स भी घटेगा। तो न्यूटन बाबा ने हमको सिंपली वही बताया था। तो उसको हम लोग करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम मिला के लिख देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हटा के यहाँ पे जी लगा दिए, जी क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जिसका वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दिया गया लॉ, किसके साथ, न्यूटन बाबा ने दिया था। अगर दो मासिव बॉडी, कोई भी दो मासिव बॉडी है, उनका अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना रहेगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा, यहाँ पे ये बॉडी वन बॉडी है और ये बॉडी टू है, इसका फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, उसी सेम फोर्स से ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो F आएगा जी m1 m2 आर स्क्वायर, इतना फोर्स से ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करे और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करे। मतलब यहाँ पे F1 इक्वल्स टू माइनस F2 बोल सकते हैं, ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी लॉ के साथ हमारे कोई भी बॉडी के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बोल सकते हैं। अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लोग अर्थ का पुट करेंगे दोस्तों, मास डिपेंडेंट है, और जो ये जो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा रेडियस है, बॉडी का सेंटर से, ठीक है, दो सेंटर से इस बॉडी का सेंटर के अंदर का डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो वो फोर्स भी ज़्यादा होगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, अर्थ हमको खींच के क्यों नहीं रहता, अभी ये दो चीज़ एक दूसरे का अट्रैक्शन नहीं करते, लेकिन अर्थ हमको क्यों अट्रैक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लो, अभी देखो ये चीज़, अभी ये इसको मैं ऊपर किया तो इसका भी तो मास है ना, तो ये अर्थ को क्यों नहीं खींचता, अर्थ इसको क्यों खींचता है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ का फोर्स है, यहाँ पे मास है कि नहीं, तो अर्थ का मास हमारे मास के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, हम उसके सामने नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो उसका फोर्स हम पे ज़्यादा काम करता है, तो हमको वो खींच के रखता है। इसीलिए हर कोई चीज़ को ऊपर फेंकने से वो हर वक्त नीचे की तरफ ही आता है, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्ट करते हैं वो हर चीज़ के लिए सेम है क्या, क्या एक डिब्बा है, इसका मास कुछ है, तो इसके लिए भी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यार तो इसको जितना फोर्स से खींचेगा, ये माचिस का डिब्बा है उससे हल्का है कि नहीं, तो क्या इसे भी वो सेम फोर्स से खींचेगा कि कम फोर्स लगाएगा। अगर इस दोनों को मैं ऊपर से एक साथ छोड़ूंगा तो कौन आगे पहुंचेगा, ये आगे पहुंचेगा, ये आगे पहुंचेगा, तो सवाल आता ही नहीं। तो दोस्तों सिंपली आप लोग इमेजिन करिए, ये दो चीज़ है, ठीक है, ये एक ठो इसका मान लीजिए ये कितना है, ये मान लीजिए आपका 300 ग्राम का है और ये मान लीजिए 10 ग्राम का है। तो इन दोनों को मैं अगर एक साथ नीचे छोड़ता हूँ तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा, ये वाला, इसका मास तो ज़्यादा है, मास ज़्यादा मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, और इसका मास कम है तो ज़्यादा अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस तो सेम है दोनों का। तो अभी अर्थ जो है इसमें फोर्स लगाएगी नहीं, हमको यहाँ पे बोल रहे न्यूटन लॉ में मास डिपेंडेंट है, ठीक है, देखो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो कौन सा नीचे पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, सोचिए दोस्तों जल्दी जल्दी। तो सोच लिया दोस्तों, आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों एक साथ गिरेंगे तो आप बिल्कुल सही हो। अगर आप सोच रहे हो कि जिस मास का, अगर आप सोच रहे हो कि ये बॉडी इसका मास ज़्यादा है तो ये पहले नीचे गिरेगा, और इस बार इसका मास कम है तो कब पहले बाद में नीचे गिरेगा, तो सॉरी आप थोड़ा गलत हो। तो इसको समझने के लिए क्यों एक साथ ही नीचे गिरेंगे दोनों, अगर दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे तो क्यों गिरेंगे, तो उसके देखते हैं। उसको जानने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोस्तों देखो, कोई भी चीज़ को मैं ऊपर से नीचे, इसको ऊपर से नीचे गिरा फेंका, उसको फेंका नहीं मतलब इसको नीचे ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, ऊपर से छोड़ दिया, तो सिंपली क्या होता है, इसको अगर ऊपर से मैं छोड़ रहा हूँ तो सिंपली नीचे आ रहा है कि नहीं, जब नीचे आएगा, इसको अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसको कुछ मोशन होगा और कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे अर्थ नीचे खींच रहा है मतलब कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा कि नहीं, फोर्स इक्वल्स टू हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो इसका मास एक्सेलरेशन है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इसको जी के नाम से डिनोट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, कोई भी चीज़ भाई अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है तो ऊपर से अगर नीचे भी आ रहा है तो क्या, एक तो एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के नाम से आता है। तो जी का वैल्यू कितना है उसको भी जानेंगे थोड़ा। तो हम लोगों को पता है F इक्वल्स टू होता है mg मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जी की जगह एक ही जगह हम लोग जी सब्स्टिट्यूट कर दिए। और हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से पता है फोर्स कितना आता है, F g m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ का ले रहे हैं, तो ये कोई भी ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आ रहा है कितना एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन से, वहाँ पे हम लोग को जी को एक्सेलरेशन को जी के डिनोट से करेंगे, और इसका मास मान लो m है और इसका मास, अर्थ का मास है m ही, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ पे इन दोनों के फोर्स में अभी ये बॉडी अर्थ की तरफ आ रहा है, मतलब अर्थ इसको तरफ, इसकी तरफ खींच रहा है कि नहीं अर्थ,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, Gm1, ये अर्थ का और ये बॉडी का, और ये इनका इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि दोनों फोर्स सेम होगा। अभी ये मास, इसके अंदर जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ये ग्रेविटेशन के हिसाब से हमारा फॉर्मूला ये है। और नॉर्मल हमको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हमें जी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दोनों सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं G यहाँ पे G इक्वल्स टू Gm बाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे ये हो गया कैंसिल, तो G हमारा आ गया कितना, Gm बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों मास इंटू ये सॉरी मास बॉडी का मास होगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा। तो G इक्वल्स टू Gm अर्थ बाई आर स्क्वायर आएगा। दोस्तों यहाँ पे G का तो इतना आ गया। अभी G का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे G हमको कैपिटल G का फॉर्मूला वैल्यू पता है कितना है, 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ डाल देंगे। यहाँ पे अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली होता है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। और हमारा जो रेडियस है, ये अर्थ का रेडियस, अर्थ को एक तो स्फेरिकल बॉडी मानेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा कितना, r आ जाएगा। मान लीजिए बॉडी अर्थ के सरफेस में है, तो यहाँ पे r ले लेंगे, r हम लोग ले लेंगे नया 6.4 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है G का वैल्यू। तो दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस के ऊपर से कहीं से भी फेंको तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से आएगा। क्योंकि ये अभी अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। कोई भी मासिव बॉडी हो, आप उसको अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, आप चाहे इसे फेंक रहे हो जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, आप चाहे इसे फेंक रहे हो वही उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। तो हर बॉडी सेम एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। अब बोलोगे मैं कोई कबूतर का पंख एक निकाल के उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करते करते जाएगा कि नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे अगर हम लोग एक तो इस पेपर को ले लिए, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये तो नीचे तुरंत चला गया, लेकिन इसको छोड़ने से क्या हो गया, धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पे बोलोगे भाई ये तो सेम टाइम में नहीं गिरा, दोनों अलग अलग टाइम में गिरा है। तो अलग अलग टाइम में गिरने के कारण क्या है, यहाँ पे दोस्तों एयर रेजिस्टेंस आ रहा है। जो पेपर है इसका मास बहुत है और इसका जो सरफेस एरिया चौड़ा होने के कारण क्या करे, इसको एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर हम लोग वैक्यूम चेम्बर में लेंगे, ऐसे नॉर्मल लेंगे, उसको फ्री फॉल बॉडी में लेंगे। अगर फ्री फॉल बॉडी हो रहा है, फ्री फॉल बॉडी क्या है दोस्तों, कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस में ऊपर से नीचे गिर रहा है ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, अर्थ उसके अंदर जो पुल दे रहा है, ठीक है, अर्थ अपनी तरफ जो ग्रेविटेशनल पुल दे रहा है, ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बॉडी अगर फॉल हो रहा है तो उसे हम लोग फ्री फॉल बॉडी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दो फ्री फॉल बॉडी लिए, ठीक है, तब क्या होगा, उनका जो ऊपर से फॉलिंग का नीचे फॉलिंग का टाइम सेम होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही टाइम में लैंड करेंगे। अगर मान लो तुम एक तो बिल्डिंग है, ये एक तो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर तुम खड़े हो, यहाँ पे हाथ में लिए, एक हाथ में 10 kg का तरबूज और एक हाथ में 500 ग्राम का कुछ पकड़े हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 kg का कुछ लिए हो और आप 500 ग्राम का कुछ लिए हो। अगर आप ये दोनों फ्री फॉलिंग बॉडी है ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ्री फॉल बॉडी लेना है। बाकी सारे रेजिस्टेंस को हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, अगर इसको नेग्लिजिबल लेंगे। तो यहाँ पे अगर फ्री फॉल बॉडी लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम टाइम में ग्राउंड में सेम टाइम में रीच होंगे दोस्तों। तो क्यों, क्योंकि बॉडी जो है हर किसी के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि दोस्तों। तो फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर अर्थ हुआ तो अर्थ का भी पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये अगर अर्थ का रेडियस हुआ तो रेडियस जितना घटते जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो अगर हम लोग इस पोल एरिया में लेंगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू चेंज होगा दोस्तों। लेकिन नॉर्मली क्या है, जी को 9.8 लेता है, इसीलिए आपको कोई क्वेश्चन में दिया होगा 9.8 दिया होता है, कहीं पे जी का वैल्यू कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड दिया होता है। ये आपको वाइट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे देगा।
और जी का वैल्यू भी 6.67 10^11 ये भी आपको दे देता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो बॉडी को एक साथ ऊपर से छोड़ते हैं वो नीचे एक साथ क्यों नहीं आता है, एक साथ क्यों आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कोई भी बॉडी का अगर मास है तो उसके अंदर रहता है अट्रैक्शन, और इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है दोस्तों, और अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है दोस्तों, ग्रेविटेशन का एक तो स्पेशल केस है और जिसके जरिए क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। और वो कितना, उसको हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, F=g m1m2/r² का फॉर्मूला यूज करके खींच सकते हैं। और इसके बाद अब ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, आपको पता चल गया है, दो मासिव बॉडी उनके अंदर जो अट्रैक्शन रहता है ये उनका मास की वजह से आता है। तो इसके बाद कोई भी लड़की आपको अगर बोल रहा है भाई तुम मेरे को बहुत अट्रैक्ट करते हो, तो बोल देना सॉरी ये मेरी गलती नहीं है, ये ग्रेविटेशन का गलती है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसका अदर टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और फिजिक्स के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस क्लास 11 12 जेईई मेंस नीट और बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक दबा के कीजिए, शेयर थोड़ा कर दीजिए, भाई का हेल्प हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।